नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूजीसी नेट वाले जो हैं उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। और आज 30 अक्टूबर हो चुका है, 13 नवंबर को आपकी परीक्षा है और अभी आपके पास जो भी 10-12 दिन का समय मिल रहा है, बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर लें। कल के वीडियो में मैंने बताया था, आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान दें। इधर उधर के नोट्स में और नई चीज़ों को पढ़ने में अपना समय बर्बाद ना करें। जो अभी तक पढ़ाया गया है उसे आप उसका रिवीजन करें और साथ ही साथ जो प्रश्नोत्तरी दी जा रही है, जो टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है उसे आप करते रहें, तो आपका रिवीजन साथ में चलता रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी बतानी है आपको कि इकाई 9 आपका चल रहा है, जिसमें आपको शिव शंभू के चिट्ठे निबंध मिल चुका है, कविता क्या है निबंध मिल चुका है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर, इतने निबंध आपको मिल चुके हैं। इसका लेक्चर मिल चुका है और आज मैंने PDF भी आप लोगों को भेज दिया है। बाकी संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का, प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति और भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये 3-4 निबंध जो बच रहे हैं इन्हें आप खुद से अगर पढ़ लेंगे, क्योंकि समय कम है, थोड़ा सहयोग करिए तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग कल इकाई 10 प्रारंभ कर देंगे और लगभग 3 दिन में उसको भी समाप्त कर लिया जाएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 30 अक्टूबर की आज की टेस्ट सीरीज, जो कि निबंध पर आधारित है। संपूर्ण प्रश्न निबंध से ही लिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये भी आपको बता दें, कल से बहुत सारा फ़ोन आ रहा है, लगातार फ़ोन पर फ़ोन, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं और 3 एडमिशन भी हो चुके हैं, शिखा का, दिलीप का, माधुरी का। तो शिखा, दिलीप, माधुरी ध्यान दें। जो यूपी TGT PGT के लिए आपका एडमिशन हुआ है, तो उसमें आप ध्यान दें 5 नवंबर से आपका बैच प्रारंभ हो रहा है और एक दूसरा बैच 20 नवंबर से प्रारंभ होगा TGT PGT का, और UGC नेट का नया बैच 20 नवंबर से होगा, दीपावली के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। अगर आप भी नए हैं और यूपी TGT PGT के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं मिलेंगी। विषय हिंदी साहित्य भी है, जो कि आप देख ही रहे हैं, बाकी अंग्रेजी भी है, इतिहास भी है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है। 2 बैच प्रारंभ होने जा रहा है, एक 5 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को। 20 नवंबर को ऐसे कैंडिडेट के लिए जो UGC नेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आगे TGT PGT की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो UGC नेट की परीक्षा के बाद 20 नवंबर को बैच प्रारंभ होगा। और जो नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ TGT PGT के लिए लग रहे हैं, वो 5 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है, एडमिशन प्रारंभ हो गया है। शिखा, दिलीप, माधुरी का एडमिशन भी हो चुका है। आप भी नए हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके आप फीस की जानकारी ले सकते हैं और पूरा डिटेल बताया जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से निबंध और उसकी शैली का सही सुमेलन कौन सा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए। निम्न में से निबंध और उसकी शैली का सही सुमेलन कौन सा है? संस्कृति और सौंदर्य, उठ जाग मुसाफिर, दिल्ली दरबार, शिव शंभू का चिट्ठा, रिपोर्टाज शैली, व्यंग्यात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली। ये सारे निबंध आपके पाठ्यक्रम में हैं और पाठ्यक्रम से बाहर नहीं, पाठ्यक्रम के ही प्रश्न कराए जा रहे हैं। देखिए, संस्कृति और सौंदर्य आपका होगा आलोचनात्मक निबंध, उठ जाग मुसाफिर आपका होगा संस्मरणात्मक निबंध, दिल्ली दरबार आपका होगा रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है, वहीं शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। तो इस तरीके से जो आपका उत्तर बनेगा वो होगा C। 4, 3, 1, 2। प्रश्न संख्या 2 देखें। निम्न में से निबंध और उसकी शैली का सही सुमेलन कौन सा है? जिसमें शिवमूर्ति, कविता क्या है, मजदूरी और प्रेम, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, ये निबंध लिए गए और इनकी शैली लिखी गई विचारात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, भावात्मक शैली और
ललित धारा शैली। तो यहाँ पर आप देखें, शिवमूर्ति विचारात्मक शैली में है, कविता क्या है, समीक्षात्मक शैली में है, मजदूरी और प्रेम भावात्मक शैली में है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास ललित धारा शैली में है। तो ये सब सुमेलित हैं, यानी 1 2 3 4 होगा। आपका सही उत्तर होगा बी 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 3 देखें, निम्न में से किस निबंध का प्रकार सांस्कृतिक विचार प्रधान शैली है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, एक तरह का जुनून। तो आपका उत्तर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक सांस्कृतिक विचार प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 4 देखें, भारतेंदु युग का निबंध इम्पर्सनल या तटस्थ रचना नहीं है। लेखक के व्यक्तित्व का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। उसका मन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में लगा है। इसलिए निबंधों का विषय व्यक्तिगत न होकर सामाजिक है। उपरोक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, नामवर सिंह, निर्मल वर्मा। आपका उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गांधीवाद की 100 परीक्षा, यशपाल का निबंध, आप क्या हैं, विष्णु प्रभाकर का निबंध, नेता नहीं नागरिक चाहिए, श्रीलाल शुक्ल का निबंध, बापू की कुटिया में वेनीपुरी का निबंध। अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका उत्तर होगा 5 का सी, नेता नहीं नागरिक चाहिए, श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, दिनकर का है। प्रश्न संख्या 6 देखें, रसिक पढ़ने वाले हास्य रस पर अधिक टूटते हैं। सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़ कुंद की कली के समान, दांत ना खिल उठे तो वो लेख ही क्या। हमारे संस्कृत साहित्य में तो वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन माना गया है। उपरोक्त कथन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो इतना ये कोटेशन जरूर रहेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारे संस्कृत साहित्य में तो वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन माना गया है। किसका कथन है? तो आपका उत्तर होगा डी, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 7 देखें, निम्न कथन किस निबंधकार के बारे में है? घर में घुसते ही पत्नी राजकुंवरी से पूछते हैं व्यंग्यात्मक शैली में, सूरज गर्म है कि ठंडे, यानी उनकी पत्नी का नाम राजकुंवरी था। बी, जब कुकर शोकरादि के बच्चे को देखकर एक रूप की प्रसन्नता होती है तो मानव शिशु का तो कहना ही क्या। हम ऐसे निबंधकार की बात कर रहे हैं जिनके कोई बालक नहीं था। तीसरा है, उनके प्रेम के 3 रूप चर्चित थे, बालक प्रेम, पशु पक्षी प्रेम, देश और भाषा प्रेम। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। आपका उत्तर होगा बी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 8 देखें, लड़की तो हर एक पराई है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। उपरोक्त कथन किस निबंध का है? संस्कृति और सौंदर्य, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, मजदूरी और प्रेम, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रश्न संख्या 8, आप लोग अंत में, वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही थे। और यहाँ पर हम लोग देखिए सिर्फ पाठ्यक्रम को लेकर ही प्रश्न आपको कराया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा डी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रश्न संख्या 9, शिवशंभू के चिट्ठे निबंध में बुलबुल किसका प्रतीक है? ब्रिटिशों के प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक, भारतीयों का प्रतीक, चालाक एवं शक्तिशाली देश का प्रतीक। प्रश्न संख्या 9, आपका उत्तर होगा बी, स्वतंत्रता का प्रतीक। प्रश्न संख्या 10 देखें, मेरी समझ में सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेतकेश वृद्धि के रूप में नहीं की जा सकती।
उपरोक्त कथन किस निबंध का है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? मजदूरी और प्रेम, संस्कृति और सौंदर्य, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। आपका उत्तर होगा 10 का डी, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। प्रश्न संख्या 11 देखें, मजदूरी और प्रेम निबंध में निम्न शीर्षक का सही क्रम क्या है? शीर्षक तो खैर 4 से अधिक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया वो सिर्फ 4 शीर्षक दिया गया है। प्रेम मजदूरी, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और फ़कीरी, मजदूरी और कला, ये दिए गए हैं यहाँ पर 4 ही। तो 11 का उत्तर आपका क्या होगा? तो 11 का उत्तर आपका होगा ए, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फ़कीरी। प्रश्न संख्या 12, कुबेरनाथ राय के किस निबंध के बारे में बच्चन जी का कथन है? क्या कथन है? शायद ही किसी उपन्यास को भी इतनी रुचि से पढ़ा हो, किसी समय फिर पढ़ने की इच्छा है, प्रत्येक सुरुचि संपन्न व्यक्ति के लिए पठनीय निधि है। किसके लिए कहा गया है? प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी। आपका उत्तर होगा ए, प्रिया नीलकंठी। प्रश्न संख्या 13 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोच विचार जैनेन्द्र कुमार, विचार और अनुभूति आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विचार और विवेचन डॉक्टर नगेंद्र। आपका उत्तर होगा सी, विचार और अनुभूति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बल्कि डॉक्टर नगेंद्र का है। आप लिख लें कहीं पर, डॉक्टर नगेंद्र। कथन दिया गया कि हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया। तर्क दिया गया, बालकृष्ण भट्ट के निबंध वर्णात्मक, विचारात्मक और ना ही भावात्मक हैं। ए और आर दोनों से, ये सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है, ये और आर दोनों सही हैं, ये और आर दोनों गलत है। आपका उत्तर होगा 14 का ए, ये सही है लेकिन आर गलत है। आर क्यों गलत है? आर इसलिए गलत है क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध हैं वो वर्णात्मक भी हैं, विचारात्मक भी हैं, भावात्मक भी हैं। प्रश्न संख्या 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर ए होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 16 देखें आप। 16 में कहा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? विकल्प आपके सामने है। प्रश्न संख्या 16 देखें और इसमें से आपको बताना है कि सही कथन कौन सा होगा, किसके लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 16 में, प्रश्न संख्या 16 देखें। चलिए हम आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा बी, गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। प्रश्न संख्या 17 देखें, निम्न में से किसने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 17 देखें। प्रश्न संख्या 17, चलिए अब आपको बताते हैं। 17 का उत्तर होगा आपका सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 18 देखें, कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह कौन सा है? विषाद योग, निषाद बांसुरी, गंधमादन, प्रिया नीलकंठी। तो आपका उत्तर होगा डी, प्रिया नीलकंठी। जो घर फूके निबंध के निबंधकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 19, तो आपका उत्तर होगा ज्ञान चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 20, जन्मकाल के अनुसार निम्न निबंधकारों का सही क्रम कौन सा है? देखिए यहाँ पे जितने दिए गए हैं ये सारे आपके पाठ्यक्रम में हैं। चाहे अध्यापक पूर्ण सिंह की बात की जाए, चाहे नामवर सिंह की बात की जाए, चाहे विवेकी राय की बात की जाए, चाहे कुबेरनाथ राय की बात की जाए। आपका 20 का उत्तर अगर देखें
तो 20 का उत्तर होगा आपका ए। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा ए। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं आपको बता दूं, इनका जो जन्मकाल होगा अध्यापक पूर्ण सिंह का वो 1881 है। विवेकी राय की बात की जाए तो 1924 है। नामवर सिंह की बात की जाए तो 1927 है। और कुबेरनाथ राय की बात की जाए तो 1933 है। प्रश्न संख्या 21, जन्मकाल के अनुसार निम्न निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? यहाँ पर उत्तर होगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, बालकृष्ण भट्ट 1800 एक मिनट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, इसमें गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर सही करा दे रहे हैं। पहले बालकृष्ण भट्ट होंगे, प्रश्न संख्या 21 सही कर लीजिएगा, इसीलिए बता दे रहे हैं। पहले बालकृष्ण भट्ट होंगे, सही कर लीजिएगा विकल्प। फिर उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 84 में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, बालकृष्ण भट्ट लिखिए कहीं, एक बार लिखवा देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे क्रम नहीं सही रहेगा। एक बार लिखिए क्रम से। बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु 1850, भारतेंदु 1850, प्रताप नारायण मिश्र 1856, प्रताप नारायण मिश्र 1856 लिख लिया आपने। और अंत में होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884। तो इसको सही कर लीजिएगा, लिखने में क्रम बनाने में हो सकता है गलती हो गई। बालकृष्ण भट्ट 1844 मैंने इसीलिए लिखवा दिया है, बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु 1850, प्रताप नारायण मिश्र 1856, रामचंद्र शुक्ल 1884। तो ये क्रम आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 22 देखें, जन्मकाल के अनुसार निम्न निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर 22 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी होंगे पहले 1906 में, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे 1907 में, 1906, 1907, फिर हरिशंकर परसाई 1924, उसके बाद विद्या निवास मिश्र 1928। नंद दुलारे वाजपेयी फिर से सुन लें, नंद दुलारे वाजपेयी 1906, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, हरिशंकर परसाई 1924, विद्या निवास मिश्र 1928। निम्न में से अज्ञेय द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? प्रश्न संख्या 23 देखें, आपका उत्तर होगा बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बी होगा। बाकी शेष किसके हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। यानी रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीय और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, ये तीनों निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, जबकि सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध निबंध अज्ञेय का है। प्रश्न संख्या 24 देखें, अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, धारू देश या सहारा के रेगिस्तान का सफ़र, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ किस निबंध की हैं? श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। आपका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 24 का डी, उत्साह की ये पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 25 देखें, विद्यानिवास मिश्र के किस निबंध का प्रकाशन सबसे बाद में हुआ? क्रम पूछा जाता है इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर होगा डी, शेफाली झर रही है। कदम की फूली ढाल 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और शेफाली झर रही है 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
तो इसे आप कहीं लिख लें, ये क्रम पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 देखें, निम्न में से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई का है? सुनो भाई साधो, सीरीज की याद आई, रथ यात्रा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज। आगे प्रकाशन वर्ष मैंने लिख दिया है कि भाई देवे कभी प्रकाश क्रमानुसार पूछा जाए तो आप वहां भी कर लें। विकल्प है 1 2 3, 1 4 5, 2 3 5, 3 4 5। आपका उत्तर होगा विकल्प बी 1 4 5। यानी हरिशंकर परसाई का निबंध कौन कौन सा है? तो सुनो भाई साधो है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र है और सदाचार का ताबीज है। बाकी जो शेष निबंध है, रथ यात्रा जिसका प्रकाशन 2002 में हुआ, सीरीज की याद आई जिसका प्रकाशन 1995 में हुआ, ये दोनों विद्या निवास मिस्र के निबंध हैं। प्रश्न संख्या 27, पुण्य का क्षय, इससे भयभीत कौन होता है? जो पाप की गठरी से घबराए, पर हमारे लिए दोनों एक से बोझिले। शायद पाप से अधिक बोझिला पुण्य होता है। उपरोक्त कथन विद्या निवास मिस्र के किस निबंध का है? तुम चंदन हम पानी, जमुना के तीरे तीरे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छाह। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका डी, चितवन की छाह। प्रश्न संख्या 28 देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि का नामकरण किसने किया? आपका उत्तर होगा डी, नंद दुलारे वाजपेयी। कई जगह पीताम्बर दत्त बरतवाल भी मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 29 देखें, निम्न निबंध और निबंधकारों का सही जोड़ा कौन सा है? पसंती निबंध, आलोक पर्व निबंध, परिवेश निबंध, प्रिया नीलकंठी निबंध। निबंधकार का नाम लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। अब यहाँ मिलाना है तो इसलिए आपको 10-15 सेकंड का समय देते हैं, आप मिलाइए और देखिए प्रश्न संख्या 29 में कौन सा सही है। चलिए अब आपको बताते हैं, प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा डी, 3 1 4 2। यानी पसंती धर्मवीर भारती का है, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, परिवेश मोहन राकेश का है, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। तो आपका उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 30, निम्न निबंध और निबंधकारों का सही सुमेलन कौन सा है? दांत में फंसी कुर्सी, खालिस मौज में, मन पवन की नौका, जीवन अज्ञात गणित है। निबंधकार का नाम लिखा है शिव प्रसाद सिंह, गोपाल चतुर्वेदी, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय। प्रश्न संख्या 30। चलिए बताते हैं आपको, 30 का उत्तर होगा बी, दांत में फंसी कुर्सी गोपाल चतुर्वेदी का है, खालिस मौज में शिव प्रसाद सिंह का है, मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का है, जीवन अज्ञात गणित है विवेकी राय का है। प्रश्न संख्या 31 देखें, निम्न लेखकों में से कौन कुट्टी चाटन उपनाम से सबरंग और कुछ राग नामक निबंध संग्रह की रचना की है? जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे, भगवती प्रसाद वाजपेयी। आपका उत्तर होगा सी, अज्ञे। प्रश्न संख्या 32 देखें, निम्न में से विवेकी राय का निबंध कौन सा है? स्वधर्म और कालगति, आस्था और चिंतन, भारतीय चिंतन धारा, आलोचक की आस्था। प्रश्न संख्या 32। तो आपका उत्तर होगा बी, आस्था और चिंतन। एक चीज और ध्यान दें, अब जब आप निबंध पढ़ रहे हैं, निबंध की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, जिसे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अब यहाँ एक तरीके से एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस बलिया, जिसे बलिया व्याख्यान के नाम से भी जाना जाता है, ददरी मेले के अवसर पर यह व्याख्यान दिया गया दिसंबर 1884 ईस्वी में। किस तरीके से हो सकता है, इस निबंध में क्या कहा गया है, तो अगर इसको कुछ हम लोग भागों में बांट लें तो चीज़ें आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो कैसे कैसे हो सकती है, तो पहला पॉइंट आप लिखें इस तरीके से कि कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। अगर कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है, कुशल नेतृत्व किया जाए तो भारत वर्षोन्नति हो सकती है।
दूसरी चीज़, प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश आप देखें प्रगति की दौड़ में हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि जापान और छोटे देश भी अपनी पूरी शक्ति से देश की उन्नति के लिए सरपट भाग रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े हैं। हमारे भीतर प्रतिस्पर्धा का अभाव है। यदि हम इस प्रगति की दौड़ में अब भी पीछे रह गए तो देश पिछड़ जाएगा और यह कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा का अभाव है। भारतवर्ष उन्नति और कैसे हो सकती है? तो आलस्य का त्याग करने से। और आलस्य का त्याग करने से आपको याद आ गया होगा, जब भारतवर्षोन्नति निबंध आपने पढ़ा होगा तो उसमें मलुक दास की ये पंक्तियों का उल्लेख किया गया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? तो भारतवर्षोन्नति के मूल उपाय भी खोजने होंगे। यानी हमारे धर्म में जो गुण है उनको अच्छी तरह समझें, अंधविश्वासों को त्यागें। त्यौहार हमारे घर की सफाई का अवसर उपस्थित करते हैं। यहाँ पर दीपावली, होली, सारे त्योहारों की बात की गई है। उनकी महत्ता को समझकर तदनुरूप आचरण करें। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, किसमें कहा गया है? तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती? इसी निबंध में कहा गया कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, किंतु धर्म के नाम पर जो कुरीतियां प्रचलित की गई हैं उन्हें त्यागें। बाल विवाह न करें, बहुविवाह की प्रथा छोड़ दें, लड़कियों को शिक्षित करें, जहाज के सफर पर प्रतिबंध लगाएं। इसके साथ ही पारिवारिक सद्भाव विकसित करें, छुआछूत को समाप्त करें और ऊंच नीच की भावना को दूर कर सभी धर्मों के लोग परस्पर मिलजुल कर रहें, तभी भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है। शिक्षा एवं उद्देश्य धंधों का विकास करने से भी भारतवर्षोन्नति हो सकती है। तो इस तरीके से अगर भाग में हम बांट लेंगे तो बहुत आराम से निबंध आपका तैयार हो जाएगा। वहीं शिव शंभू का चिट्ठा अगर देखें, कुछ लोगों को तो याद होगा, तो सोच रहे होंगे सर जी फर्जी में समय ले रहे हैं हम लोगों से। परेशान ना हो, अगर आपका अच्छा है तो सारे लोगों का अच्छा नहीं है, सभी को लेकर चलना होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस 2 मिनट का समय लगेगा। शिव शंभू का चिट्ठा की अगर बात करें तो इसमें आप देखें बुलबुल का शौक, जो अंग्रेज वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन हैं, लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए इसमें बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा कि माई लॉर्ड किस तरीके संबोधित कर रहे हैं। माई लॉर्ड, बचपन में मुझ भंगड़ी मतलब भांग का सेवन करने वाला व्यक्ति को बुलबुल का बड़ा शौक था। मेरे गांव के तमाम लोग बुलबुलबाज थे। तो बुलबुल का शौक, इस आधार पर आप देखें बुलबुल का शौक, बुलबुल का सपना, ऐसे अगर बांट लें आप भाग में तो बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग, दिल्ली दरबार का उल्लेख, लॉर्ड कर्जन को कर्तव्य की सीख और प्रतीकात्मकता, इस तरीके से अगर बांटेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखिए एक चीज़ और, दिल्ली दरबार का उल्लेख किस निबंध में हुआ है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दिल्ली दरबार का उल्लेख शिव शंभू का चिट्ठा नामक निबंध में हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रहे हैं। ऐसे कविता क्या है? तो कविता क्या है आप देखेंगे, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। मैंने आपको कराया है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, आपने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा। उसमें मैंने बताया कि कविता की परिभाषा क्या दी गई, सभ्यता के आचरण और कविता में क्या संबंध है, कविता और सृष्टि का प्रसार कैसे हो रहा है, काव्य और व्यवहार कैसा है, मनुष्यता की उच्च भूमि और कविता के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। एक बार फिर आपको बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मनुष्यता की उच्च भूमि और कविता के लिए कहा कि कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावबोध की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रहती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। कविता और मनोरंजन, काव्य और सौंदर्य, कविता का चमत्कारवाद, कविता की भाषा, काव्य और अलंकार, कविता की आवश्यकता,
इस तरीके से अगर भागों में आप बांट लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका निबंध तैयार हो जाएगा। खैर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि कुछ लोग को दिक्कत हो जाएगी। प्रश्न संख्या 33 देखें, निम्न में से कौन सा निबंध रामदरस मिश्र का नहीं है? यहाँ पर पूछा गया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे सुख, बबूल और कैक्टस, घर प्रवेश, पाखंड का आध्यात्म। आपका सही उत्तर होगा डी, पाखंड का आध्यात्म। हरिशंकर परसाई का है। प्रश्न संख्या 34, अमृतलाल नागर का निबंध कौन सा है? संस्कृति और सौंदर्य, साहित्य और सौंदर्य, समाज और साहित्य, साहित्य सर्जना। आपका उत्तर होगा बी, साहित्य और संस्कृति। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर नहीं, साहित्य और संस्कृति तो रामविलास शर्मा ने लिखा है। मैं आपको बता दूं, रामविलास शर्मा ने भी लिखा है साहित्य और संस्कृति, अमृतलाल नागर ने भी लिखा साहित्य और संस्कृति, जबकि संस्कृति और सौंदर्य आप जानते ही हैं नामवर सिंह ने लिखा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। समाज और साहित्य नामक निबंध की अगर बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है। साहित्य सर्जना की बात करें तो इलाचंद जोशी ने लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, मिलान करने के लिए ऐसे निबंध आ सकते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। जो मिलते जुलते शब्द होते हैं वहाँ कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है लोगों को, इसीलिए मैंने बता दिया है। प्रश्न संख्या 35 देखें, निम्न में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ? इतिहास तिमिरनाशक, जो कि राजा शिव प्रसाद सिंह का है। शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त का है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का है। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का है। आपका उत्तर होगा इतिहास तिमिरनाशक। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर ए होगा, इतिहास तिमिरनाशक। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब परीक्षा बचती है 10 दिन, तो हमारे चैनल पर जो भी लाइव क्लास होती है या जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है वो पब्लिक कर दी जाती है। ये हमारा सिद्धांत रहा है बहुत पहले से। तो अब से जितनी भी प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी, जितनी भी लाइव क्लास होंगी, वो सब पब्लिक होंगी। बाकी जो नया बैच होगा यूजीसी नेट का नया बैच जो होगा, आप अपने मित्रों को बता सकते हैं, वो 20 नवंबर से प्रारंभ होगा और एडमिशन 15 नवंबर से। इसी के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई, रात से बराबर फ़ोन आ रहा है, तो इसलिए उन लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 2 बैच प्रारंभ होने जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमारा संस्थान लखनऊ में है। अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं या लखनऊ के हैं तो आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बैच 5 नवंबर से, दूसरा बैच 20 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे यहाँ जो विषय उपलब्ध हैं वो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र हैं। पहला बैच जो कि 5 नवंबर से है, उसके लिए एडमिशन मैंने तो 1 नवंबर बताया था लोगों को, लेकिन 3 लोगों का एडमिशन आज ही सुबह हुआ, शिखा, दिलीप और माधुरी का। आप भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई 1 नवंबर की दिक्कत नहीं है। तो 5 नवंबर से बैच प्रारंभ होगा और जो दूसरा बैच होगा वो 20 नवंबर से प्रारंभ होगा। तो आप जुड़ें, मेहनत करें। लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आप सक्षम हैं इस चीज़ में, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जोश है कि हमको कुछ करना है, तो ही आप जुड़ें। टाइम पास करने के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। आप कहीं और पैसे दे दीजिए जहाँ 1000-1500 में कराया जाता हो। लेकिन अगर मेहनत करना है, ईमानदारी के साथ लगना है, आपके अंदर ये जुनून है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो आप जुड़िए। क्योंकि इतना मैटर दिया जाएगा कि आपको अलग से कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सुबह में PDF, दोपहर में वीडियो, रात में लाइव क्लास, इसके अलावा साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप सक्षम हैं मेहनत करने में तो आप जुड़िए। अगर ये चाहते हैं कि आप पहली बार में क्वालिफाई करें तो आप जुड़िए, अन्यथा आप अपना समय और पैसे बर्बाद ना करें, ये मेरा कहना है। और अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं चलो ठीक है कर लेंगे, देखा जाएगा, अगर देखा जाएगा तो कहीं और एडमिशन आप ले सकते हैं, वहीं पर देखिए, मेरे यहाँ नहीं प्रभु, कहीं और देखिए आप। लेकिन अगर मेहनत करना है आपको, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जोश है कि करना है, इसी बार करना है क्वालिफाई, तो हमारे यहाँ एडमिशन आप लीजिए और एडमिशन प्रारंभ है। ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो चलिए, बाकी हम लोग फिर ऐसे प्रश्नोत्तरी के साथ मिलते रहेंगे
और अपने लक्ष्य की ओर यूजीसी नेट की ओर आप बढ़ें। जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर ज़रूर बताएं।